नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी टीईटी में पर्यावरण टॉपिक में सामान्य विज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यूपी टीईटी में पर्यावरण में सामान्य विज्ञान में खास तौर से जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से काफ़ी प्रश्न होते हैं। हम कम समय में कई प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब परीक्षा के लिए आपके पास समय कम हो तो ऐसे वन लाइनर प्रश्न को आप सुनने से काफ़ी समय तक आपको याद रहेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए हम बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न हम पढ़ते जाएंगे और उसका उत्तर आपसे भी चर्चा करते जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप सोचिए, अगर मन में आया हो तो, अन्यथा हम लिखते चल रहे हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न हम चर्चा करेंगे आपसे, जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे, उत्तर देने का प्रयास करिए। पहले हमारे प्रश्न को सुनिए, मन में उत्तर देने का जरूर प्रयास करिए और फिर हम बाद में उत्तर आपको जरूर बताएंगे। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नाम सुना होगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी कोई भी वनडे एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, जहां भी आप जाएंगे इस प्रश्न की हमेशा चर्चा होती है। कोशिका की खोज यानी हमारे शरीर का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कोशिका यानी सेल अदा करते हैं। उस कोशिका की खोज किसने की? तो इसका उत्तर आप तो सोच ही चुके होंगे, अगर नहीं तो हम बता रहे हैं, रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। चूंकि समय इतना नहीं कि हम हर प्रश्न को लिखें, उत्तर को समझाएं, लेकिन आप हमारे प्रश्न को सुनिए और रिवीजन करिए। यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताने का प्रयास करिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। कौन से अंग? यानी कोशिका तंत्रिका तंत्र। यानी मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका होती है। अगला प्रश्न आपसे करते हैं, सबसे बड़ा अंग। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग। देखिए, आप दो प्रश्न को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इन दोनों प्रश्नों में आजकल लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हम उसको अलग बिल्कुल करना चाहेंगे। सबसे बड़े अगर अंग की बात आवे तब आप कहेंगे त्वचा। त्वचा एक अंग है, यानी सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। और अगर सबसे बड़े ग्रंथ की बात आए, सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है, तब उत्तर आप देंगे यकृत। सबसे बड़ी अगर ग्रंथ की बात आवे तो क्या उत्तर देंगे? यकृत। इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लोग एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लिखा रहेगा प्रश्न में कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, उसमें त्वचा भी ऑप्शन होगा, यकृत भी ऑप्शन होगा, उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसका भी ऑप्शन रहेगा। यानी सबसे बड़ी जो 2-3-4 चीज़ें शरीर में हैं वो सारे ऑप्शन रहेंगे। लेकिन आप बिना किसी डाउट हुए आपको उत्तर लगाना है। अगर बात आए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग मतलब यही त्वचा। ये त्वचा देखिए पूरे शरीर में फैला हुआ है, इससे बड़ा शरीर में कोई अंग नहीं है। तो इस प्रकार से क्लियर होता है आपका कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। अगर बात आए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो इंटरनल बॉडी में होता है, वो ग्रंथ की बात आवे तब आप देंगे सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत।
तो आप उत्तर देंगे यकृत। यानी ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। इन दोनों प्रश्नों में हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को बना रहता है, इसलिए हमने इसको आपको क्लियर करने का प्रयास किया। यानी कि हमने ये आपको 6वां प्रश्न बताया, ये आपका 7वां है। अब हम 8वें प्रश्न तो नहीं लिख रहे हैं, केवल उत्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा मिल जाए। तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली। सोचिए आप लोग, नहीं तो मैं आंसर लिख रहा हूँ। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। मनुष्य के शरीर में बताइए वह कौन सा पॉइंट है, वह कौन सा बिंदु, कौन सा अंग जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो ये अंग है लाइसोसोम। अगला प्रश्न हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये बताइए आप, आरएनए का कार्य क्या है? भारत बॉडी हमारे डीएनए आरएनए होता है, लेकिन आरएनए का कार्य क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उस किसी ऑप्शन में लिखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये तमाम से घुमा फिरा क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम उत्तर क्या देंगे? प्रोटीन का संश्लेषण। अर्थात आरएनए का जो वर्क है, आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण, इस पॉइंट को ध्यान रखना। आरएनए का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। चूंकि हम एक वन लाइन प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय किसी प्रश्न पे नहीं देंगे, ज़्यादा प्रश्न को चर्चा करनी है। अगला हमारा है कि कोशिका का पावर हाउस। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताने का प्रयास करिए मन में, क्योंकि ये वीडियो तो ऑफलाइन है, आप बाद में देखेंगे तो, लेकिन जब भी देखिए तो आप सुनने का प्रयास करिए, फिर हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करने का प्रयास करिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बचपन से हम लोग कक्षा 5-6 में पढ़ाया जाता था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कोशिका का ईंधन, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला था कि कोशिका का पावर हाउस, अगला प्रश्न है कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिका का ईंधन बताइए। यानी कि हम अगर जो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं तो कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रक की खोज किसने की थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपको बताना है, मन में आप सोच लीजिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। खैर, इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो अति संभावित प्रश्न हैं, जो आ चुके परीक्षा में या जिनकी आने की अति संभावना है, उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन। उत्तर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि केंद्रक की खोज का काम किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी अंग है। चलिए हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम तो आप जानते हैं, अभी अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं इसकी, लेकिन क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो क्रोमोसोम के लिए आप लिख सकते हैं डीएनए और प्रोटीन को मिला करके क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इसी टॉपिक से अगर हम अगला प्रश्न जो आप समझ सकते हो, और क्रोमोसोम का नाम सुन करके आप समझ गए होंगे कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? इसका उत्तर दो तरह से होता है, या तो विकल्प दिया रहे 23 जोड़े या 46, संख्या हो जाएगी 46, अगर जोड़े में होगा तो 23 जोड़े। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है?
23 जोड़े या 46? तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने इतने प्रश्नों की महत्वपूर्ण चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारा अगला प्रश्न है ये, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत संभावित प्रश्न है, हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, ये अभी तक हमने आपको 15 प्रश्न बताए हैं, ये हमारा 16वां प्रश्न होता है। और 16वां प्रश्न हम इस शरीर से ही लेते हैं। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जिस भोजन को हम करते हैं, जिस आहार को प्रतिदिन हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो हमारा भोजन हो या नाश्ता हो या फल हो, कुछ भी हो, जब उसको अपने मुंह में डालते हैं तो उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो जी हाँ, आपके भी मन में उत्तर आ गए होंगे, और जिनके मन में नहीं अभी उत्तर आ पाए वो जान लें कि शरीर में भोजन का पाचन की शुरुआत मुंह से शुरू हो जाती है। मुंह से ही भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। शरीर में भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। अगला प्रश्न हमारा होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? शरीर के किस अंग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? यानी शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन होता है, उसका शरीर कहाँ पे उसको अवशोषित करती है? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत। यानी शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है। आप लोग उत्तर जान लिए कि छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, जब हम पचने की बात करते हैं, मुंह से भोजन पचता ही है, तो अगला प्रश्न हमारा इसी पे डिपेंड है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लार में, लार समझते हैं ना, हमारे मुख में जो लार होता है, जो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के पूरे 24 घंटे में अगर देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लीटर लार जो है स्रावित होता है एक व्यक्ति के पूरे 24 घंटे में। यानी जब वो एक्टिव रहता है, जब वो संज्ञान में रहता है, तो हम उस समय कह सकते हैं कि 1 से लगभग 1.5 लीटर तक का लार स्रावित होता है। उसी लार की हम बात कर रहे हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टायलिन। जी हाँ, बहुत ही संभावित अच्छा प्रश्न है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। अब अगर हम बात करें कि लार का पीएच मान क्या होता है, वैसे जान लीजिए लार अम्लीय होता है। लार क्या होता है? अम्लीय होता है। और लार का जो हमारा पीएच मान, अगर हम बात करें लार का हमारा पीएच मान क्या होता है, तो लार का पीएच मान हमारा 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5, और ये अम्लीय भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, लार अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6.5 होता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगर हम आपसे 20वें प्रश्न पे अगर हम चलें, तो दूध को फाड़ने का काम, हम देखते हैं कि दूध से दही बनता है या दूध से छेना भी बनता है। यानी दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? रेनिन। ध्यान रखना, दूध को फाड़ने का काम रेनिन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। अगला प्रश्न है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? हमारे शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? तो बिना किसी डाउट के आप सीधे उत्तर दीजिए, यकृत। पित्त का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। ध्यान देना आप कि हम केवल उत्तर ही लिख रहे हैं, हम आपको प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा करनी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करनी है। तो शरीर में यानी पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तर आप देंगे यकृत। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वसा को पचाने में सहायता कौन करता है?
वसा, यानी हमारे शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ती है तो वसा का पाचन कौन करता है या वसा को पचाने में सहायता कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा लाइपेज। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है वसा के पाचन में किसकी भूमिका होती है। किसी भी रूप से प्रश्न को घुमा सकते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा उत्तर पता होना चाहिए। वसा को पचाने का कार्य क्या करता है? लाइपेज। अगला हमारा प्रश्न है, शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? शरीर में शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? अगर ये न बदले तो काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसमें कोई भी विकृति न उत्पन्न हो, उसके लिए तमाम से हमारे बॉडी में एंजाइम होते हैं, तमाम से पाचन में सहायक होते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं। ये सब ईश्वरीय देन है, प्रकृति की देन है। और उसी प्रकृति की देन में प्रश्न बनता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? तो उत्तर आप मन में सोच चुके होंगे, मैं भी लिख दे रहा हूं, माल्टोज। कौन करता है? माल्टोज। शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम माल्टोज करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग कई बार हमारे सामने आया भी है कि मल में दुर्गंध क्यों होता है? किसी भी जानवर का, किसी भी जीव के जो मल निकलते हैं, मल मतलब मलमूत्र, यहाँ पे मल की बात करते हैं कि किसी भी जीव जंतु का जो मल होता है उसमें इतनी ज़्यादा गंध यानी दुर्गंध क्यों आती है? तो उसका रीजन है कि शरीर से या उस जीव के शरीर से इंडोल और स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल स्रावित होता है। इंडोल और स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। किसके कारण? इंडोल और स्कैटोल ये क्या है? ये दोनों अमीनो अम्ल है। ये दोनों क्या है? अमीनो अम्ल है। मल में इसी की मात्रा होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण मल में बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। अगला प्रश्न हम आपसे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि हमारे प्रश्न को करने से पहले ही कौन उत्तर देता है। वैसे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का मूल्यांकन स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, और व्यक्ति जीवन में सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन स्वयं से नहीं बोल सकता है। अगर आपको इसको जानना हो तो आज ही अपने घर में दर्पण के सामने खड़े होकर कहिए, अपने से खुद झूठ बोल के बता कर देखिए, तो आपका दर्पण में जवाब आएगा अपने से क्यों झूठ बोल रहे हो। इसलिए आप अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से करिए। ना आए तो इन प्रश्नों को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, आता है तो आगे बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न हमारा है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बहुत बार, चाहे किसी भी एग्जाम में आज जाइए, अगर विज्ञान से प्रश्न, कोई सामान्य प्रश्न भी, विज्ञान ही नहीं, जब सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न बनता है तो उसमें भी विज्ञान इंक्लूड है, वहाँ पर भी अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तुरंत इंसुलिन की बात रख दी जाती है। इंसुलिन क्या है? उस समय इंसुलिन की खोज किसने की, प्रश्न हमारा यही है। लेकिन इंसुलिन क्या है? हमारी बॉडी में इंसुलिन का निर्माण होता है, और इंसुलिन हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो उसके पाचन के लिए, उसको कम करने के लिए इंसुलिन भी बॉडी से ही उत्पन्न होती है। कभी कभी जब इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं होता तो शर्करा की मात्रा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है कि व्यक्ति मधुमेह का रोगी हो जाता है, तो उसको अलग से डॉक्टर निडल यानी इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन देने का प्रयास करते हैं, दवाइयों के माध्यम से इंसुलिन देने का प्रयास करते हैं। उसी इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? वेंटिंग एवं वेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की है? वेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने की है? वेंटिंग एवं वेस्ट ने की है। अच्छा हमारा प्रश्न है, और अगला हमारा प्रश्न जो बनता है आपके लिए अति महत्वपूर्ण कि इंसुलिन की खोज तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने की है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला है कि शरीर में विटामिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज विटामिन के लिए सब कुछ, सारे खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते पीते चॉइस करते हैं वो विटामिन के लिए, क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर में हमारे जो है स्फूर्ति आती है, शरीर के प्रोटीन से यानी हमारे शरीर के सेल्स का निर्माण होता है। बहुत सारे अंगों के लिए शरीर में ज़रूरत पड़ती है विटामिन की। तो उस विटामिन की खोज किसने की थी? कौन सबसे पहले बताया था विटामिन भी कोई चीज़ है? विटामिन की खोज आप लोग उत्तर मन में सोच चुके होंगे, जो लोग जानते हैं। नहीं जानते हो मैं बता दे रहा हूँ, फंक
1911 में फंक नामक विद्वान ने विटामिन की खोज कर दिया था। यानी फंक ने पहली बार बताया कि विटामिन भी कोई चीज़ होती है। जब विटामिन की बात हो ही रही है तो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस, हर परीक्षा में आने वाला ये प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है। प्रश्न आता है, आया है कई बार कि 1 ग्राम वसा में, तब आप अगर 1 ग्राम का वैल्यू जानेंगे तो चाहे जितने भी ग्राम का पूछा आप निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब अगर कोई पूछे 5 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आप उत्तर देंगे 9.3 गुणे 5 कर दीजिएगा, क्योंकि 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न आता है, जब हम कैलोरी ऊर्जा और विटामिन की बात कर ही रहे हैं तो अगला प्रश्न हमारा बनता है 28, जो प्रश्न हमारा है, विटामिन की खोज किसने की। बहुत ही अच्छा प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की, या हम विटामिन की खोज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम विटामिन खोज तो बात कर लेंगे, लेकिन जो हमारे कई विटामिन हैं, विटामिन ए और बी की खोज किसने की। ए और बी की खोज एक ही व्यक्ति ने किया है। तो विटामिन ए और बी की खोज किसने की है, मैकुलन। किसने की है, मैकुलन। विटामिन ए और बी की खोज किसने की है, मैकुलन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की खोज, ए और बी की खोज तो किसने कर दिया है, मैकुलन ने। लेकिन अगर बात आवे कि विटामिन सी की खोज किसने की है, तो आप उत्तर देंगे होलकट। क्या उत्तर देंगे, होलकट। विटामिन सी की खोज किसने की है, होलकट ने। और आज के इस वीडियो में हमारा लास्ट प्रश्न होने जा रहा है कि विटामिन डी की खोज किसने की। विटामिन डी की खोज किसने की, तो ये उत्तर हम आप यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि लास्ट है। विटामिन डी की खोज किसने की, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा हॉपकिंस। क्या उत्तर हो जाएगा, हॉपकिंस। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, विटामिन डी की खोज किसने की है, हॉपकिंस। ये मुहिम हमने शुरू किया है और हम चाहते हैं कि आपकी परीक्षा तक हम इस तरह के कई वीडियोज बना करके आपके सामने रखें। तो आज के वीडियो में तो हम केवल 30 ही प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कल से हम प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट 50 प्रश्न सभी वीडियोज में ज़रूर हों, ताकि एक बार आप बैठें तो 50 प्रश्न का रिवीजन। ऐसे ही हम जितने भी सामान्य ज्ञान के विज्ञान है और भी टॉपिक के हम संविधान है, अन्य टॉपिक के भी प्रश्न आपके सामने हम, आप तो पढ़ते हैं, आप तो किताबों को पढ़ रहे हैं, आप तो कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, आप तो डिस्क्रिप्टिव तैयारी कर रहे हैं, तमाम से माध्यम आपके पढ़ने की। इस छोटे से थोड़े समय के वीडियो से आप जल्दी से आप रिविजन कर सकते हैं। तो आज वीडियो हम चर्चा कर ले रहे हैं, कल से वीडियो में तो हमारा टारगेट होगा 50 से 60 प्रश्न आपके सामने रखने की, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।